हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट और बीटेट से संबंधित जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी 6 to 8 का एग्जामिनेशन और यूजीसी नेट दोनों की एग्जामिनेशन दिसंबर में टेंटेटिव होने वाली है। ठीक है, तो यूजीसी नेट का तो डेट क्लियर हो गया। ठीक है, 6 दिसंबर से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट है बच्चे। और बचा बात 6 to 8 बीटेट का भी एग्ज़ाम जो है लास्ट नवंबर से लेकर के दिसंबर में ले लिया जाएगा। तो दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और इनसे हम 25 प्रश्नों का जो है आज क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे क्वेश्चन जो है आने से पहले आप सभी से जो है अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए बच्चे, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान। ठीक है, प्रतिमान के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल यानी नमूना। ठीक है, तो कौन सा प्रतिमान यानी कि बेसिक मॉडल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका अधिगम का प्रतिमान, दूसरा है निर्देशात्मक प्रतिमान, और तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा यानी डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि मॉडल की बात बच्चे करते हैं, तो क्लासरूम टीचिंग के लिए फंडामेंटल जो मॉडल होगा वो हमारा टीचिंग के जितने भी मॉडल्स हो जाते हैं, चाहे वो क्लास में हो, चाहे हमारे टीचर्स के द्वारा या इन्वायरमेंट से हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, वो सारे के सारे मॉडल हमारे क्लासरूम टीचिंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो वैसी स्थिति में आप सभी को आंसर बिल्कुल पता हो गया होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। ठीक है, सपोज दैट कि आप ही एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक आधारभूत जो है, एक फंडामेंटल नीड क्या है जिसके कारण आप शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षण में वास्तविक रुचि, यानी कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट टीचिंग में है, क्या वो आपकी जो है टीचर बनने के लिए आपके फंडामेंटल नीड है, तो नहीं भाई। ठीक है, फिर है छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास। बिल्कुल है कि भाई आत्म नियंत्रित हम तभी ना करेंगे जब हमारे अंदर क्या होगा, ज्ञान होगा। जब बच्चे को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का, बच्चे को अट्रैक्ट करने का हम टीचर में क्या होगा, पावर होगा, तभी हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम छात्रों को नियंत्रण की बात बाद में करते हैं। तो बात क्या करते हैं, तो पहले तो आप किस विषय के ज्ञाता है, किस विषय का आपको नॉलेज है, और उसे आप बच्चे को किस प्रकार से, किस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पढ़ाएंगे, कौन से प्रिंसिपल, कौन से जो है तरीके से आप पढ़ाएंगे, ये मायने रखता है, ताकि बच्चे आपके ज्ञान से क्या कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो विषय का ज्ञाता होना पहली जो है मूलभूत जो है हमारी आवश्यकता होगी, तभी हम एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। फिर है अच्छी अभिव्यक्ति। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो अपने ज्ञानों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि आप बहुत सारे विद्वानों को देखा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो ये भी डी हमारा नहीं होगा, ये बाद वाली बात है। तो सबसे हमारी नीड क्या होगी, विषय का ज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना पहले जरूरी नहीं है, जरूरी है समझना, ठीक है। और आप अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं ना तो फिर पढ़ना बहुत ही जो है रुचिपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव क्वेश्चन है और नेगेटिव क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें ध्यान से बनाना है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, ये देखना है। शिक्षण सिर्फ एक कला है। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी देखा था कि शिक्षण जो है, टीचिंग जो है, वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, ठीक है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। पहली बात तो यहाँ है सिर्फ एक कला है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद तो ये क्या है, बिल्कुल क्या है ये, अभी मानिए सही। दूसरा है बी नंबर, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो देखिए शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि आप जब शिक्षक बनने से पहले क्या किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो उस ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सभी मूलभूत बातों से अवगत कराया जाता है, ताकि आप बच्चे को अपने ज्ञान से अवगत करा सके और उनके उद्देश्यों को सुनिश्चित करा सके। तो एक भावी शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए ये भी यहाँ तो, लेकिन बात है केवल की तो थोड़ा सा संशय तो बनता है। और यहाँ भी बात है कि एक कला की, तो कला के साथ हमने बताया था कि विज्ञान भी है। तो अभी फिर जो है इसमें भी हमारा जो है एक मत है कि ये नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग जो है एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, क्योंकि हम टीचिंग के द्वारा बहुत सारे इनोवेशन और बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद तो ये भी नहीं है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। नहीं, शिक्षक पैदाइशी नहीं होते हैं, कि जरूरी नहीं है कि किसी के माता पिता अगर शिक्षक है तो बच्चा बिना प्रशिक्षण के या बिना अधिगम शक्तियों का निर्माण किए हुए वो टीचर बन जाएगा। ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा आईएएस का बच्चा आईएएस हो जाए, टीचर का बच्चा टीचर हो जाए, तो फिर हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं हो। ये अनुवांशिकता या हेरिडिटी पे डिपेंड बच्चे नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल, आपके इंटरेस्ट पर, और आपके जो स्किल होते हैं वो किस क्षेत्र में जो है आगे रेगुलेट होते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। चौथा है उपरोक्त सभी है। हाँ बिल्कुल ये है, जितने भी चीज़ें हैं ABC हमने देखा, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें हम ज़्यादा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर जाना चाहें तो ये क्या होगा, सभी के सभी क्या है, नेगेटिव है। तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षक में कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। ये भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन है और इसको भी आपको बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है। फिर वही चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे थे, ये 3 है। तो निम्नलिखित में से शिक्षक में, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बदल गया है। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो देखिए जब भी हम कौशल की बात करते हैं ना, एक वांछित कौशल भी होते हैं और अवांछित कौशल भी होते हैं। वांछित कौशल जो होते हैं वो बच्चों के उद्देश्यों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, और अवांछित जो होते हैं वो क्या होते हैं, उद्देश्य से हटके होते हैं, उद्देश्य से भटकाव वाले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा वांछित की ओर, वांछित जो स्किल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे स्किल माने जाते हैं। तो शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है ये आपको बताना। शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। बिल्कुल सही है कि बच्चे अगर बुक में पढ़ते हैं और बुक से बच्चे जब नहीं समझते हैं तो टीचर का एक भूमिका होता है कि उस बुक में लिखे गए कॉन्सेप्ट को वो क्या करें, अच्छी तरह से पढ़ाएं, ठीक है, ताकि उनका जो है
प्रतिरूप या उनका जो समझाई गई बातों का क्या हो स्वरूप जो है बच्चे अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है, ताकि उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है, उनकी समझ विकसित हो सके। तो बिल्कुल ये जरूरी है एक टीचर के लिए। फिर है दूसरा, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। जरूरी नहीं कि निर्धारित पाठ्यक्रम यानी कि सबसे वांछित कौशल नहीं कि निर्धारित पाठ्यक्रम एकदम जो है हम लोग पूरा कर लिए कि चलो भाई तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुम्हारा करिकुलम कंप्लीट हो गया, अब तुम जैसे मन इसको रटो या जैसे करो वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसे पास करना। ऐसा हमें नहीं करना है, हम टीचर को ऐसा नहीं करना है, तो ये हम एकदम नहीं बोलेंगे। फिर है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत करना यानी रिलैक्स रखना, ठीक है। तो देखिए शिक्षण के समय यानी टीचिंग के टाइम में स्टूडेंट्स को मेंटल वे में क्या करना, रिलैक्स रखना। तो देखिए शिक्षण के समय में बच्चे को अगर आप शिथिल रखते हैं ना तो थोड़ी सी क्या होती है, बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है, थिंकिंग पावर जो है वो थोड़ी घट जाती है। तो पढ़ाने के दौरान एक टीचर का बॉडी लैंग्वेज, टीचर का हर तरह की एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चे उस पर क्या हो, फोकस करें, ठीक है, ताकि वो बच्चे शिथिल नहीं हो, बच्चे में एक उत्तेजना हो, एक एक्साइटेशन हो, प्रश्न उत्तर करने की, जानने की एक जिज्ञासा उसके चेहरे पर, उसके आव भाव में दिख सके, ठीक है। तो ये हम ये भी नहीं देंगे। फिर है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना, ठीक है, तो ये भी भाई नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, ए नंबर सबसे बेस्ट हो जाता है कि शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ये जो है शिक्षक का सबसे वांछित कौशल माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैथ वाले क्वेश्चन है और ये आपको एकदम क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है कि आप सभी जान रहे हैं कि एक तरफ दिया गया है शिक्षण का स्तर यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग, और दूसरा जो है उसका मुख्य प्रस्तावक है यानी कि कौन से टीचिंग लेवल का कौन से जो है मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, क्या इसका प्रतिपादन किया है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि शिक्षण के 3 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर स्मृति स्तर होता है, दूसरा स्तर अवबोध स्तर होता है और तीसरा स्तर जो होता है वो चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर होता है, या उसको विचारशील स्तर भी कहते हैं और अवबोध स्तर को हम ग्रहण शक्ति स्तर भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से नाम बदल के भी आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्मृति स्तर के बारे में आपको बताया था कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है, तो हर्बर्ट है। कौन है, हर्बर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मेमोरी लेवल के जो प्रतिपादक है कौन है, हर्बर्ट है। दूसरा है ग्रहण शक्ति स्तर जिसको कि हम कहते हैं अवबोध स्तर, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल। कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के जो प्रतिपादक है वो है मॉरिसन महोदय है, ठीक है। और तीसरा है विचारशील स्तर को ही हम चिंतन स्तर कहते हैं और इसके प्रतिपादक है हंट महोदय हैं, ठीक है। यानी कि 1 का 1 यानी कि आमने सामने आप मिला दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर किस में मिल रहा है, 1 का 1, ठीक है। ये 2 है भाई, यहाँ 1 का 1 है, ठीक है, मानिए। उसके बाद ये हटा दीजिए, फिर है 2 का 2 होगा भाई, 2 का 2 है, यहाँ सही है, 2 का 3 है, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपके सामने आ गया, यानी कि 1 नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बच्चे आप सब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया शिक्षण के कितने स्तर, तो 3 स्तर। पहला स्तर कौन सा स्तर होगा, स्मृति स्तर, दूसरा स्तर अवबोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो कह रहा है कौन सा शिक्षण के यानी कि टीचिंग के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो पहला है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो ये बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ये सही क्रम में है, चलिए मानते हैं। पहले बोध नहीं होता, पहले क्या होता है, पहला स्तर जो होता है शिक्षण का वो पहला
स्मृति होता है, बच्चा प्रीवियस नॉलेज पर कोई भी चीज़ों को क्या करता है, पहले याद करता है, तब नहीं आता है तो फिर टीचर से या अन्य सदस्यों से वो समझता है, ठीक है, और उसके बाद कई चिंतनों पर उसे आधारित करता है। ये नहीं होगा, यहाँ भी चिंतन है और यहाँ भी स्मृति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है, ठीक है। तो देखिए, जब हम वेरिएबल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल ऑफ टीचिंग भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें कि पहला जो होता है फ्री वेरिएबल होता है, दूसरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और तीसरा लीजर वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र चर, उसके बाद आश्रित चर और तीसरा होता है हस्तक्षेपी चर, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देख रहे हैं कि फ्री वेरिएबल में कौन से आएंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र चर में कौन हो जाएगा, तो स्वतंत्र चर में शिक्षक हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो सीखने सिखाने के लिए क्या होते हैं, पूरा स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चों को क्या होते हैं, वो फ्री मन से सिखाते हैं, जबकि बच्चे टीचर के ज्ञानों पर निर्भर होते हैं, विषय वस्तुओं पर आधारित होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट जो होता है वो आश्रित चर में आता है, ठीक है। बाकी संस्थान वगैरह जो आते हैं वो हस्तक्षेपी में आते हैं, ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों डिपेंड होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी विधि को, ठीक है। तो पहला है विश्लेषणात्मक टू संश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल टू सिंथेटिक, दूसरा है संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक सिंथेटिक टू एनालिटिकल, केवल विश्लेषणात्मक केवल, तो देखिए केवल वाली बात तो ऐसे भी आप लोग पेडागोजी पढ़े होंगे, तो केवल वाले को नेगेटिव मान के उसको हटा दीजिएगा। अब आते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि कौन सा प्रयोग, यानी कि पहले हमें विश्लेषण करना है फिर संश्लेषण, ठीक है। शिक्षण की जो विभिन्न प्रकार के जो विशेषताएं हैं, सरल से विशिष्ट की ओर, उसके बाद हम लोग विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा विश्लेषण से संश्लेषण, क्योंकि जब तक हम व्याख्या नहीं समझेंगे, हम किसी भी टॉपिक को विश्लेषित करके नहीं जानेंगे, तो उनके बारे में हम नवाचार और अनुसंधान कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए निर्माण करने के लिए हमें पहले किसी भी ज्ञान को विश्लेषित रूप से जानना होता है और अंततः उसकी क्या करनी होती है, चिंतन पर आधारित करके हम उनका नया ज्ञान का निर्माण करना होता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा कूट में है, ठीक है, और ये मैचिंग वाले हैं, और थोड़ा सा बच्चे इसमें हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कहिए कि एक सावधानी बरतनी है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है गलत ना हो। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 को, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराने हैं, ठीक है। तो पहला में है टीचिंग फार्मूला यानी शिक्षण सूत्र, और दूसरा में है मुख्य प्रतिपादक, ठीक है। चलिए तो शिक्षण सूत्र में कौन शिक्षण सूत्र किसने दिया, तो ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो पहला शिक्षण सूत्र है संपूर्ण से अंश की ओर जाना, ठीक है, और नहीं होगा या और होगा, ठीक है, ओर जाना। तो संपूर्ण से अंश की ओर जाना, तो ये किनका कहना था, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का कहना था, किसका कहना था, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का कहना था। दूसरा क्या है, स्व अध्ययन, जिसको कि हम सेल्फ स्टडी कहते हैं। सेल्फ स्टडी के प्रतिपादक कौन है, तो डाल्टन है, कौन है, डाल्टन है। तीसरा जो है वो है भावना का प्रशिक्षण, भावना का प्रशिक्षण यानी कि बच्चों की भावना को समझने वाली बात जो कौन किए थे, तो मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है। तो मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल जो कि खेल विधि के क्या माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है मनोभाव को समझने का इन्होंने मूल सिद्धांत दिया था, मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल महोदय,
ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। तो चलिए बच्चे हम लोग देख लेते हैं। तो 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 किस में है, तो 1 नंबर में है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ठीक है, अभी आप सबको मजा आ रहा होगा तो जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि नेचर ऑफ टीचिंग को यहाँ हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सा शिक्षण का प्रकृति, तो यह एक कला है। पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि टीचिंग जो है एक कला ही नहीं है बल्कि यह एक विज्ञान भी है। ये क्या हो गया, बिल्कुल कट हो गया भाई। फिर है यह एक विज्ञान है, नहीं, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, बिल्कुल सही है। ये कला और विज्ञान दोनों है, यह ना तो कला है और ना ही विज्ञान, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, आपके सामने में आ गया, यानी सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा जो है ये कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर का। ठीक है, चलिए ताकि आपका दिमाग भी क्या हो जाए, एकदम हरा हरा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। ठीक है, देखिए इतना क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट भी जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कि शिक्षण के कौन कौन से चरण है तो क्वेश्चन का डिस्कशन से भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। ठीक है, शिक्षण का स्मृति स्तर हमने डिस्कस किया। ठीक है, शिक्षण का बोध स्तर भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। शिक्षण का चिंतन स्तर भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, 1, 2 और 3 हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। ठीक है, तो 1, 2, 3 बाकी ये पेडागॉजिकल स्तर जो है ये शिक्षण के स्तर में शामिल नहीं है। तो 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। तो आधुनिक समय में कौन सा ऐसा जो है चेंजिंग जो है, मेन चेंजिंग जो है वो देखने को मिलता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए अगर आधुनिक जीवन की बात की जाए तो हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। तो ये शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, बिल्कुल शिक्षण जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित होती जा रही है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर डिपेंड हो रही है। तो ये बहुत देख रहे हैं बच्चे जैसा कह रहे हैं टीचर आजकल वैसा कर रहे हैं, उसी के अनुरूप पढ़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। या प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, नहीं भाई प्रशिक्षु केंद्रित नहीं हो रही है आधुनिक समाज में। ठीक है, या समूह केंद्रित होती जा रही है, नहीं समूह कम बाल केंद्रित ज्यादा हो रही है। ठीक है, और पहले बाल केंद्रित होगा तभी वो समूह केंद्रित भी हो पाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब होता है कि जिसमें कि बच्चा खुद अपने आप में क्या हो, स्वयं में क्या हो, निर्देशित हो, अपनी भी हर बातों को वो क्या करे, स्वीकार करे। उन्हीं बातों को हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड। तो सेल्फ डायरेक्टेड वाली जब बात आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को जब बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड हो जाए, स्वयं पर जो है निर्देशित हो जाए, तो उसमें कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पेडागोजिकल जो होता है उसको तो शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कहते हैं अंडरगॉगिकल, क्या कहते हैं, अंडरगॉगिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आत्मनिर्देशित, यानी कि बच्चा आंतरिक रूप से क्या होते हैं, खुद पे
जो है निर्देश का पालन करता है। दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चे चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 14? थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का जो है नंबर चेंज है, आप लोग चलिए 15 मानिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो देखिए गतिशील शिक्षण वातावरण में कौन सा जो है शामिल है, ये हमें देखने हैं। ठीक है, पहला है शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक हमेशा स्वतंत्र चर में आते हैं, शिक्षक हमेशा स्वतंत्र चर में आते हैं, जबकि छात्र जो होते हैं आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं। दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है, नहीं, शिक्षक स्वतंत्र चर और छात्र जो है आश्रित चर में आएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, चलिए तो बी इज राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? ठीक है, तो देखिए कौन सा टीचिंग लेवल में से, इन सारे टीचिंग लेवल में से कौन सा जो है क्लास के सफिशिएंट वातावरण के लिए ओपन और फ्री होना आवश्यक है, ये आपको बताना है। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, कम्प्रिहेंसिव लेवल, तीसरा है थिंकिंग लेवल और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या मतलब कि जरूरी है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए सबसे, जब भी हम खुला और स्वतंत्र की बात बच्चे करते हैं, तो खुला और स्वतंत्र के लिए क्या होता है कि जब हम खुले मन से स्वतंत्र नहीं रहेंगे, खुले रूप से हम चिंतन नहीं करेंगे, ठीक है, मंथन नहीं करेंगे, तो हमारा बोध, हमारा जो स्मृति है वो भी डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, चिंतन स्तर जो है वो खुला और स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ऐसे तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में जो है करिकुलम कहते हैं, जो कि कुरेर से बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड है कुरेर, और जिसका तात्पर्य होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, तो वैसी स्थिति में तो हम लोग एक ये जनरल रूप से बच्चे देख रहे थे, तो अब यहाँ कह रहा है कि पाठ्यक्रम एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश है, नहीं। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, ये बिल्कुल सही है कि पाठ्यक्रम जो है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, कोई भी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना है। विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध करना, नहीं। फिर है शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग बच्चे चलेंगे। कह रहा है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, देखिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोविश्लेषणात्मक, ये जो है ब्लूम महोदय के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण माना जाता है। और इन शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं, जिसमें कि सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो नॉलेज है या कॉग्निटिव डोमेन है, तो कॉग्निटिव डोमेन का क्लासिफिकेशन जो है वो बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ना कि स्किनर के द्वारा, करतवाहल के द्वारा या सिम्पसन के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, सॉरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है?
ठीक है। तो देखिए जब भी हम सीखी गई सामग्री की बात करते हैं तो इसका उपयोग प्रतिबिंबित करने के लिए कहा गया है। तो पहला है धारणा यानी कॉन्सेप्ट, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, ज्ञान नॉलेज और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। ठीक है। चलिए यहाँ टाइपिंग इधर था, ठीक है, टाइपिंग 1 ही था तो हमने आपका ये लिख दिया। तो यहाँ हम बच्चे ये देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे कि कौन सा शब्द है इन चारों में से जो कि पहले से सीखी गई सामग्री। तो पहले से सीखी गई सामग्री यानी पहले हमने किसी भी ज्ञान को, तथ्य को क्या किया हो, उपयोग पर आधारित किया हो। ठीक है। तो सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। तो हम कोई भी चीज को सीखते हैं और उसको बार बार नए नए तथ्यों पर जब आधारित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग बोलते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। ठीक है। तो देखिए संज्ञानात्मक ज्ञान का जब उच्चतम स्तर की बात आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या, पहला संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा या मूल्यांकन। तो सबसे उच्चतम स्तर हो जाता है मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हम ये बातें जानते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना अवबोध प्राप्त किया। इनके ऐसे देखा जाए संज्ञानात्मक के जो ज्ञान है इनके जो है 6 बिंदु हैं, यानी कि पहला ज्ञान। ठीक है। ज्ञान से क्या होता है, तो बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर जो है विश्लेषण होगा। ठीक है। बोध के बाद अनुप्रयोग करेंगे, बोध के बाद क्या करेंगे, अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग के बाद हम बच्चे क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के बाद क्या होगा, संश्लेषण होगा। विश्लेषण के बाद संश्लेषण होगा और संश्लेषण के बाद क्या होगा, मूल्यांकन होगा। लास्ट स्टेप क्या है, मूल्यांकन। ठीक है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए तो हम क्या देख रहे हैं, ज्ञान से हम अंततः क्या करते हैं, मूल्यांकन तक पहुंचते। तो उच्चतम स्तर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, जिसमें कि हम ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, धारण सबको क्या करते हैं, आकलन करते हैं। ठीक है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी जो है लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। देखिए सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। तो सत्तावादी जब कोई स्तर की बात होगी तो सत्ता किसका रहेगा, तो शिक्षक होगा, शिक्षक केंद्रित होगा। ठीक है। तो कि भाई आज मैं यही पढ़ाऊंगा बच्चे, आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये सत्ता किसकी है, तो शिक्षक की है। तो इसलिए हमेशा ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा शिक्षक केंद्रित है, तीसरा मुख्य अध्यापक केंद्रित है और चौथा है अनुभव के आधार पर। ठीक है। तो ये हमेशा सत्ता शिक्षक का रहता है। जब भी हम पहले जो था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या फिर मुगल कालीन या फिर वैदिक कालीन, जितने भी हम लोगों ने देखा था, तभी शिक्षक जो थी, शिक्षक का सत्ताधारी रवैया होता था। ठीक है। वे अपने अनुरूप पढ़ाते थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तो कहता है कि क्रिया करके सीखना। तो एक तरफ विशेषता है और दूसरी तरफ दर्शन है। ठीक है। तो विशेषता कहता है कि क्रिया करके सीखना यानी एक्शन विथ डूइंग। तो एक्शन विथ डूइंग की जब हम बात करते हैं तो एक्शन विथ डूइंग की बात किसने कहा है, प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने, व्यवहारवाद ने या फिर यथार्थवाद ने। याद रखिएगा बच्चे, जब भी एक्शन विथ डूइंग की बात हो तो ये व्यवहारवाद का कहना था कि जब तक आप खुद करिएगा नहीं तो सीखिएगा कैसे। ठीक है। व्यवहारों में वो चीज़ें, अधिगम की गई चीज़ों को शामिल करनी होगी। ठीक है। चलिए फिर दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। तो आप समझ गए पर्यावरण की बात किसमें होगी, प्रकृति में होगी। ठीक है। तो चलिए इसका हो जाएगा 1 नंबर। और फिर है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति।
तो सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति ये आदर्शवाद में होगा। किसमें होगा? आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म में होगा। यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, तो हम जैसे दुनिया को देख रहे हैं वही दुनिया है। तो ये यथार्थता को क्या करता है, मतलब कि निरूपित करता है, रियलिज्म को। ठीक है, तो यहाँ हम बच्चे देख रहे हैं कि 1 का जो है 3 है, तो 1 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, चलिए अब तो 3 हम इसमें भी देखें और 3 हम डी नंबर में भी देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चे हम तो 2 ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कट कर देते हैं। चलिए, तो ये दोनों हम कट कर दिए। चलिए, बच गया। अब हम इन दोनों में ना डिसाइड करेंगे। तो हमने बोला था कि 1 का 3 है और 2 का क्या बताया था, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद किसमें है, 1 में, 2 का 1, तो बाकी तो ये 2 है, इसको तो हम ऐसे भी खत्म कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, तो देखिए बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं, ये हमें क्या करने हैं, देखने हैं। तो बौद्धिक जब भी होगा तो ज्ञान यानी कि जिसमें बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, तो ये होगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में, कॉग्निटिव डोमेन में। कॉग्निटिव, यहाँ डोमेन छूट गया बच्चे, तो यहाँ हम लोग डोमेन में लेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी भावात्मक या क्रियात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, सीधा जानिएगा कि पहले ज्ञान होता है, फिर बोध, बोध से फिर हम लोग क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण, अंततः मूल्यांकन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। पहला है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि दृष्टिकोण को, मूल्यों को और हितों की बात कर रहा है। तो दृष्टिकोण, मूल्य और हित की जब भी बात होगी तो वो किसके अंतर्गत होगी, तो देखिए दृष्टिकोण या किसी के प्रति क्या वैल्यू है, किसकी क्या है, ये सब और कितना हित का ध्यान रखना, ये सारी भावात्मक बातें हैं। ठीक है, तो हम भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत इन सारी बातों को प्रतिबिंबित करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है। ठीक है, देखिए जब भी हम शारीरिक कौशल की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमेशा ये देखिएगा कि शारीरिक की बात हो रही है भाई, क्या होगा, संचालित होगा, रेगुलेट होगा, डायनामिक होगा। ठीक है, तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र नहीं, भावात्मक भी नहीं, तो क्या मनोसंचालित। जब भी शारीरिक आ जाए तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, और इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एकदम नहीं देंगे। तो इस तरह से बच्चे आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों को क्या किया, आज देखा, और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले विषय और अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।